हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। जैसा कि पता है फ्रेंड्स आप लोगों को कि आज अपन संस्कृत पेडागोजी में व्याकरण शिक्षण से संबंधित जो भी पेडागोजी में आना है फ्रेंड्स, तो मैं आप लोगों के सामने वो लेकर के आया हूँ जो व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत टॉपिक है। अपन आज इस पर बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी टाइप के वीडियो चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं व्याकरण शिक्षण की ओर। वररुचि ने व्याकरण शिक्षण के 5 प्रकार के प्रयोजन बताए हैं। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि वररुचि ने व्याकरण के कितने प्रयोजन बताए हैं। तो 5 प्रकार के बताए हैं। रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह, मतलब ये 5 प्रकार के व्याकरण वररुचि ने बताए हैं। अब रक्षा को क्या कहा जाता है, मैं आप लोगों के सामने इनकी कई बार फ्रेंड्स ये भी एग्जाम में आ जाएगा कि वररुचि ने व्याकरण के कौन से प्रयोजन नहीं बताए हैं। तो ये 5 आएंगे, इसके अलावा कोई भी पूछा जाएगा। तो रक्षा, सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा रक्षा क्या कहलाता है। व्याकरण के अध्ययन का प्रधान लक्ष्य वेद ही रक्षा है। मतलब रक्षा क्या है, व्याकरण के अध्ययन का प्रधान लक्ष्य वेद ही रक्षा है। वेद का उपयोग यज्ञ यज्ञ याग के विधान में है। वेद का उपयोग क्या है फ्रेंड्स, यज्ञ याग के विधान में है। किसी मंत्र का प्रयोग किस यज्ञ में किया जाए यही विद्वान बता सकता है। जो इन मंत्रों में आए हुए पदों के स्वरूप को पहचानता है, मतलब जो किसी भी यंत्रों के स्वरूप को पहचानता है उसको रक्षा कहते हैं। रक्षा प्रधान है किसका, वेद का। दूसरा है ऊह। ऊह का अर्थ है नए पदों की कल्पना करना, मतलब नए पदों की कल्पना करना मतलब सोचना उनके बारे में, इसको ऊह कहा जाता है। यज्ञ की आवश्यकता अनुसार इन मंत्रों में शब्दों का भिन्न भिन्न विभक्तियों तथा भिन्न लिंगों के परिणाम अनिवार्य होता है। यह कार्य व्याकरण का ज्ञाता ही कर सकता है। मतलब जिसको फ्रेंड्स व्याकरण का ज्ञान है वो ऊह का निर्माण कर सकता है, मतलब शब्दों की कल्पना कर सकता है, इसको ऊह कहा जाता है। आगम, श्रुति के प्रमाण को स्वीकार कर व्याकरण का अध्ययन करना ही प्रत्येक द्विज का कर्तव्य है। मतलब प्रत्येक दूसरे का कर्तव्य क्या है कि किसी भी श्रुति का प्रमाण को स्वीकार करना प्रत्येक द्विज का यही कर्तव्य है। अब लघु, अगला है फ्रेंड्स लघु। लघुता के लिए व्याकरण का पठन पाठन अनिवार्य है। मतलब लघु क्या है, लघु के लिए पठन और पाठन यानी पढ़ना और पढ़ाना दोनों अनिवार्य है। व्याकरण का अध्ययन सकल की वह कुंजी है जिसको सरलता से उनके रहस्य का उद्घाटन हो सकता है, यही व्याकरण की कुंजी है। असंदेह, वैदिक शब्दों में विषय के उत्पन्न संदेह का निराकरण ही व्याकरण है, कर सकता है। व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहा जाता है। फ्रेंड्स ये भी पूछा जा सकता है कि व्याकरण को क्या कहा जाता है, तो व्याकरण को शब्दानुशासन कहा जाता है। और आगे क्या है फ्रेंड, इसकी शिक्षा के बिना भाषा का ज्ञान अधूरा रह जाता है। भाषा व्याकरण द्वारा शासित होती है। प्रत्येक भाषा का अपना विशिष्ट शब्द क्रम, धातु क्रम आदि होता है फ्रेंड्स। तो ये वररुचि ने 5 प्रकार की बताई थी फ्रेंड्स, मैं आपने आपको वो समझाई। अब अगला क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब व्याकरण शिक्षण, मतलब जैसा कि आपको पता फ्रेंड कि संस्कृत का जो पेपर होता है उसमें केवल संस्कृत पूछी जाती है। तो व्याकरण की शिक्षण विधियाँ क्या हैं, वेदांगेषु प्रधान व्याकरणम न केवल वेदांतेषु विद्यावनानाम अर्थाबोधनम करोति परंतु तेषाम रक्षणमपि करोति। व्याक्रियन्ते व्युत्पदन्ते शब्द अनैतिक व्याकरण, मतलब इसका मतलब यह है कि जो व्याकरण में प्रधान रहता है वो वेद रहता है, ना कि वेदों में प्रधान विद्या। और इनके अर्थ निर्माण के अवबोधन से कार्य किया जाता है और इनमें शब्दों की कल्पना की जाती है और निर्माण किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको सब बताया है फ्रेंड्स। अब व्याकरणस्य निर्वचनानि निश्चित वचनानि निर्वचनानि, मतलब व्याकरण का निर्माण करना और निश्चित वचन के साथ करना यही व्याकरण शिक्षण कहलाता है। व्याक्रियन्ते व्युत्पन्नते प्रकृति प्रत्यय विभाग द्वारा निष्पदान्ते शब्द अनिर्णीति व्याकरणम। व्याकरण जैसे कि आपको पता है व्याकरण में क्या रहता है, वि उपसर्ग रहता है, आंग प्रत्यय रहता है, क्री धातु रहती है, इससे मिलकर के ल्यूट प्रत्यय लगता है, इससे मिलकर के पूरे व्याकरण का निर्माण होता है फ्रेंड्स। वि धातु आंग शब्द
और क्रा धातु रहती है और प्रत्यय ल्यूट प्रत्यय रहता है। इससे व्याकरण शब्द का निर्माण होता है। व्याकरणते पृथक मतलब इसको व्याकरण को अलग अलग कर किया जाता है, साधु शब्द बनता है फ्रेंड्स। असाधु शब्द के निर्माण से भी ये सारी चीज़ें निर्मित होती हैं। प्रकृति प्रत्यय भी प्रदान किया जाता है। अब व्याक्रियंते व्युत्पदंते शब्द एनेति व्याकरण मतलब व्याक्रियंते में व्युत्पद शब्द का निर्माण किया जाता है, यही व्याकरण कहलाता है। व्याकरणते परिज्ञानते शब्द में अनिनेति व्याकरण की पहचान की जाती है फ्रेंड। वो शब्दों का मतलब जैसे कि आपको पता है अगर व्याकरण का ज्ञान होगा तो व्याकरण एक प्रकार से शब्दों से बंधी हुई है, उनमें शब्दों का अनुशासन ही व्याकरण कहलाता है फ्रेंड्स। अगला क्या है फ्रेंड आपको बताने जा रहा हूँ। अब व्याकरण की शिक्षण विधियाँ, जैसा कि पता है फ्रेंड्स आपको व्याकरण में शिक्षण विधियाँ दो प्रकार की होती हैं। व्याकरण शिक्षण की रोचक और आकर्षक सुग्राह बनाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग प्राचीन काल से किया जाता है। इन विधियों की चर्चा दो रूपों में की जाती है। मतलब व्याकरण शिक्षण की जो विधियाँ हैं फ्रेंड्स दो प्रकार की हैं, एक प्राचीन विधि यानी पुरानी विधि, अर्वाचीन विधि यानी नई विधि। तो प्राचीन विधि में कौन कौन सी आती, कई बार फ्रेंड्स आपसे यही पूछ लिया जाता कि व्याकरण शिक्षण में प्राचीन विधि कौन सी है और व्याकरण शिक्षण में नई विधि कौन सी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ प्राचीन विधि कौन सी, नई विधि कौन सी है। तो सूत्र विधि अथवा कंठस्थीकरण विधि को प्राचीन विधि कहा जाता है। मतलब सूत्र विधि या कंठस्थीकरण, जैसे कि आपने देखा होगा संस्कृत में कोई भी शब्द रटने के लिए सूत्र को रटाया जाता है, फिर रटने के बाद उनको कंठस्थ किया जाता है। ये प्राचीन में ये विधियाँ चलती थीं। परायण विधि, उसी विधि को संबंध करके रिलेट करके बताया जाता है, परायण विधि कहलाती है। अर्थाबोधन विधि और वाद विवाद विधि, मतलब इसमें एक दूसरे के सामने वाद विवाद करवाया जाता है, अर्थ का अवबोध कराया जाता है। ये वाद विवाद विधि या अर्थाबोधन विधि कहलाती है। व्याख्या विधि, मतलब जिनमें किसी शब्दों की व्याख्या की जाती है इसको व्याख्या विधि कहते हैं। अव्याकृति विधि अथवा भाषा संसर्ग विधि, मतलब यह विधि वो वाली विधि है फ्रेंड्स जिसमें शिक्षक के साथ बच्चा रह करके भाषा सीखता है, इसको भाषा संसर्ग विधि या अव्याकृति विधि कहा जाता है। अन्वय विधि या व्यक्तिरेख विधि, मतलब जब किसी एक दूसरे के साथ विधि को व्यतिरिक्त किया जाता है उसको अन्वय विधि कहा जाता है। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं फ्रेंड्स, और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो ये सारी प्राचीन विधि कहलाती है फ्रेंड्स। अब अर्वाचीन विधि में क्या रहती है फ्रेंड्स, पाठ्य पुस्तक विधि, सहयोग अथवा समवाय विधि और आगमन और निगमन विधि। तो ये अर्वाचीन विधि के अंतर्गत आती हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये विधियाँ व्याकरण शिक्षण की समझ में आई होंगी। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको संस्कृत की सारी शिक्षण विधियाँ, संस्कृत का सारा सिलेबस करवाया जाएगा आपको। चलिए मिलते हैं अगली विधियों के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।